हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का PYQ क्वेश्चन। क्या PYQ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यह आप देख लीजिए। जो आपका PYQ क्वेश्चन 2016 का है ना, और वो सब्जेक्ट है साइंस है। जो आपका 60 मार्क्स का है। कितना? 60 मार्क्स का है। और समय कितना? 2.5 घंटा मिलेगा समय। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ देखिए ग्रुप ए है, भौतिक एवं रसायन का है फर्स्ट में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, चलते हैं। चलिए देखिए, किसी दर्पण में आप चाहे कितने ही दूरी पर हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभावता दर्पण है। इन पर क्या है? या तो समतल अथवा उत्तल है ना। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaOCl2 होगा। क्या? Ca क्या हो गया? Ca CaOCl2 है ना। CaCl2 देख लीजिए। किलोवाट घंटा यानी KWH, किलोवाट घंटा है ना। किस राशि का मात्रा, किस राशि का ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इस्पात में कौन सा धातु उपस्थित रहता है। कौन सा धातु उपस्थित? कार्बन उपस्थित रहता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत चुंबक है। क्या है विद्युत चुंबक? वह चुंबक जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बनता है। वह चुंबक जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बनता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। जब किसी लोहे की छड़ पर कॉपर निकेल के तार को लिपेटते हैं ना, तो वहाँ पे एक बैटरी, यानी कि बैटरी लेते हैं और वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब वहाँ पे विद्युत चुंबक बनता है। तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं विद्युत चुंबक क्या है। तो क्या है विद्युत चुंबक? वह चुंबक जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बनता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। यही देखते हैं। चलिए देखिए, एल्किड का रासायनिक सूत्र लिखे। एल्किड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CnH2n होता है ना। और एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? एल्केन का होगा CN, यही समझिए ना, CnH2n प्लस 2 हो जाएगा है ना, 2 हो जाएगा। और एल्काइन का होगा -2 हो जाएगा है ना। यह हो जाएगा एल्किड, एल्काइड और एल्केन का रासायनिक सूत्र, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तीनों का हो गया समाप्त। यह वीडियो आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जरूर यह वीडियो पूरा देखिएगा है ना, आधा नहीं देखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए बोल रहा है। क्या है? पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होता है। कैसे? देखिए यहाँ पे इस प्रकार हो गया। तो यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब अभिलंब तल में ही होगा, यानी कि यह तीनों एक ही तल में होता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नहीं, आगे देखते हैं क्या है। चलिए हम लोग पहला नियम देख लेते हैं। चलिए दूसरा नियम देखते हैं क्या है। दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। चलिए देखते हैं। यह हो गया हम लोग का, क्या हो गया हम लोग का? यह हो गया प्रकाश का परावर्तन नियम, देख लिए हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 7-8 नंबर। दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए और उत्तर दीजिए। उत्तर देने बोल रहे, चित्र के बाद अवलोकन करने बोल रहा है। तो चित्र, यह देखिए क्वेश्चन देखिए। इस अभिक्रिया में होने वाली रंग परिवर्तन को लिखिए। इस अभिक्रिया में होने वाली रंग परिवर्तन को लिखिए। लिखे बोला है। तो श्वेत सिल्वर क्लोराइड, Ag क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर
ग्रे हो जाता है, ग्रे हो जाता है ना। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अगला प्रश्न, इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्या हो जाएगा, जो दिया था तो क्या हो जाएगा, 2AgCl, सूर्य का प्रकाश 2Ag प्लस Cl है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर, उत्तल लेंस में बने हुए प्रतिबिंब एक ही का एक स्पष्ट किरण आरेख बनाए। जब वस्तु को प्रकाश केंद्र O और फोकस F के बीच रखा जाता है, फोकस F के बीच रखा जाता है। चलिए देखते हैं क्या जो इसका उत्तर, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र O और फोकस F के बीच रखी जाती है तब बड़ी प्रतिबिंब क्या होती है, आभासी होती है, सीधी होती है, अवधारित होती है, ठीक, और वस्तु की ओर बनता है, वस्तु को ओर बनता है। देखिए किरण आरेख देखते हैं हम लोग। देखिए किरण आरेख कैसा है उसको देखिए, यह देखिए, यह तो O पॉइंट, देखिए मुख्य फोकस वस्तु की ओर बन रहा है। देखिए वस्तु की ओर बन रहा है, उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस है, वस्तु की ओर बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु की ओर बन रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे वस्तु की ओर बनता है, वस्तु की तरफ बढ़ रहा है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 10 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार तैयार किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार तैयार किया जाता है, इसके कोई दो उपयोग लिखे। प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग लिखने बोल रहा है, किस प्रकार तैयार करते हैं उसको बताने बोल रहा है ना। चलिए हम देखिए थोड़ा सा। जिप्सम एक पदार्थ है, क्या जिप्सम, जो जिसका सूत्र है CaSO4 × 2H2O होता है ना, को 100 से 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है बोल रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका समीकरण क्या है, प्लास्टर रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो क्या आ जाएगा, CaSO4 2H2O, क्या हो जाएगा, CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O यानी कि H2O से बोलिए। चलिए देखते हैं इसका उपयोग। देखिए उपयोग देखते हैं क्या उपयोग है, टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में, मूर्ति, खिलौने व सजावटी वस्तु बनाने में इसका उपयोग होता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ऊर्जा के आधार स्रोत के गुण लिखे। ऊर्जा के आधार स्रोत के गुण लिखने बोल रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है उत्तर, अधिक ऊर्जा देने वाला, सस्ता और आसानी से उपलब्ध, प्रदूषण रहित यानी प्रदूषण नहीं होता है, भंडारण व परिवहन में सरल। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 12 नंबर क्या बोल रहा है, मेंडलीव का आवर्ती नियम लिखिए। मेंडलीव का आवर्ती नियम लिखने बोल रहा है। चलिए देखते हैं उत्तर क्या उत्तर, तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्तीय फलन होते हैं। क्या बोल रहा है, तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, यह था A नंबर का। B नंबर क्या है, निम्नलिखित में उत्कृष्ट गैस को पहचानिए। NaNe, तो क्या हो जाएगा उत्कृष्ट गैस, नियोन, क्या नियोन हो जाएगा, उत्कृष्ट गैस है। यह चारों में से उत्कृष्ट गैस क्या है, नियोन है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति को दृष्टि दोष के संशोधन के लिए -4.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है ना। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, वह किस दोष से पीड़ित है, बोल रहा है। तो किस दोष से, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, मायोपिया दोष
है ना, इसकी बोल सकते हैं, और एक इसका नाम है। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल देखिए, संशोधित लेंस की फोकस दूरी कितनी है। संशोधित लेंस की फोकस दूरी कितनी है, तो ये एफ की फोकस दूरी 1 हो जाएगा और पॉइंट हो जाएगा 1, है ना। तो इधर कितना हो गया, -4.5 डायोप्टर हो जाएगा। डायोप्टर है तो इसको गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 4 दूरी 0 0 0, तो क्या आ जाएगा इसका, तो -0.22 मीटर, है ना। चलिए देखते हैं अगला सी नंबर है, संशोधक लेंस की प्रकृति क्या है। संशोधक लेंस की प्रकृति क्या है। संशोधक लेंस की प्रकृति क्या है, अवतल है। क्या अवतल है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 14 नंबर है प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने बोल रहा है ना, करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है प्रश्न, N2 गैस प्लस H2 गैस NH3 गैस है। उत्तर क्या है, N2 प्लस 3H2 2NH3 गैस है। यह हो गया हम लोग का संतुलित किया हुआ। देख लीजिए आप लोगों को भी संतुलित करने का 3 नंबर का प्रश्न आता है ना। यह आपका बी नंबर का प्रश्न है, PbNO3 2, ये क्या है, सॉलिड एरो, PbOS प्लस सॉलिड है, प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस। तो किस प्रकार से 2PNO3 2 सॉलिड एरो 2PbO सॉलिड प्लस 4NO गैस, तो क्या प्लस O2 गैस। तो इस पर यह हो गया संतुलित किया हुआ। संतुलित करने का आप देख लीजिएगा, यह 3 नंबर का प्रश्न आता है। चलिए देखते हैं सी नंबर, है ना। सी नंबर है हम लोग संतुलित करने के लिए Na प्लस H2O लिक्विड है, एरो NaOH लिक्विड एथिविट है, प्लस H2 गैस है, H2 गैस है। तो क्या किस प्रकार संतुलित है, 2Na प्लस 2H2O क्या हो जाएगा, एरो 2NaOH प्लस H2O गैस। तो क्या यह हो गया आपका संतुलित क्यों होगा, उसको आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर, एक कुंडली को गैलोलीमीटर से जोड़ा गया है यदि एक छड़ चुंबक कुंडली में धकेला जाता है तब क्या होगा, गैलोलीमीटर में विचलन होगा, है ना। चलिए देखते हैं, कुंडली से बाहर खींचा जाता है तब क्या होगा, क्या होगा, गैलोलीमीटर में विपरीत दिशा में विचलन होगा। चलिए देखते हैं सी नंबर क्या है। बोल रहा है, कुंडली के भीतर स्थित रखा जाता है तब क्या होगा। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, कोई विचलन नहीं होगा बोल रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक के आईयूपीएसी नाम लिखिए। नाम लिखने बोल रहा है। क्या हो जाएगा, CaHOOH है, तो इसका क्या हो जाएगा, मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, बी नंबर है। देखते क्या है, CHO है, मेथेन है ना। चलिए सी नंबर देखते हैं, CH3 CO C2 5 तो यह हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए यह प्रश्न
बार बार पूछा जाता है, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, यानी कि VBI इसको मान लीजिए, है ना। क्या है 17 नंबर प्रश्न, 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध प्रतिरोध पहला क्या है, पहला क्वेश्चन ए नंबर 11 ओम हो तो किस प्रकार देखिए होता है, तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए सबको प्लस करना होता है, यानी कि R = 2 + 3 + 6 यानी कि 11 ओम होगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए 1 ओम को हम लोग किस प्रकार लेंगे, 1 ओम को कौन सा समीकरण में समांतर क्रम संयोजन में इसको करेंगे, क्या तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ेंगे। तो 1/R, तो क्या हो जाएगा 1/R1 R2 R3 हो जाता है इसका फॉर्मूला। तो 1/1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो इसका क्या हो जाएगा, आ जाएगा 1। तो R = 1 ओम, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्या है, चौथा 3 C नंबर 4 ओम। तो 3 और 6 को समांतर में तथा इस संयोजन को 2 के साथ श्रेणी में जोड़ेंगे तो आ जाएगा, तो 1/R तो ये हो जान गया, तो 1/3 प्लस 1/6 = 1/2, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं 2 ओम हो जाएगा, तो हो जाएगा समांतर के साथ श्रेणी में जोड़ना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। यह अथवा में क्या 7 नंबर अथवा में है, जो क्या है प्रश्न, किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है, लघुपथन कब होता है, लघुपथन अतिभारण, इसको आप लोग देख लीजिएगा, लघुपथन अतिभारण को आप लोग देख लीजिएगा, है ना। यह पिछले बार पूछा गया था, यानी कि 2024-25 में पूछा गया था यह प्रश्न, जो कि आपका एग्जाम पेपर लीक हो गया था, इसलिए यह प्रश्न एग्जाम लीक हो गया था जिसमें आया था यह प्रश्न, है ना। लघुपथन कब होता है, लघुपथन कब होता है, लघुपथन क्या है इसको देख लीजिएगा, है ना। यहाँ देखते हैं लघुपथन कब होता है, इसको देखते हैं। जब जीवित तार और स्थल तार आपस में सीधे संपर्क में आते हैं तब लघुपथन होता है, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, अगला है उसी का B नंबर। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, भूसंपर्क तार का क्या कार्य है, भूसंपर्क तार का क्या कार्य है, इसकी आवश्यकता क्यों है, देखते हैं। भूसंपर्क तार का उपकरण के धातु भाग को पृथ्वी से जोड़ता है, जिससे लीकेज धारा जमीन से चली जाती है और विद्युत झटका नहीं देता है, यहाँ पे थोड़ा सा चुप गया, विद्युत झटका नहीं देता है ना। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 18 का है। 18 नंबर प्रश्न है क्या है, खनिज और अयस्क में कोई 2 अंतर लिखे है ना। उत्तर देखते हैं। देखिए यहाँ पे सभी अयस्क खनिज होते, यह हो गया, इसको आप ऐसे करके लिख सकते थे, सभी अयस्क खनिज होते और सभी खनिज अयस्क नहीं होते, सभी अयस्क खनिज नहीं होते पर सभी खनिज अयस्क नहीं है, ये थोड़ा गलत बोल रहे, सभी अयस्क खनिज होते हैं पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, है ना। चलिए दूसरा क्या है, इसका 2 उत्तर बोला था। अयस्क से धातु लाभप्रद रूप से निकली जा सकती है, खनिज से नहीं निकली जा सकती है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। आधारवर्धनता क्या है, उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए बोल रहा है। धातु का हथौड़ी से पीटकर पतली चादर बनाने का गुण आधारवर्धनता कहलाता है। क्या उदाहरण क्या होगा, सोना, है ना। तांबे के विद्युत
तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्टीकरण में किस इलेक्ट्रोड को अशुद्ध तांबे से बढ़ाया जाता है? तांबे से बढ़ाया जाता है, क्या हो जाएगा इसका? एनोड हो जाएगा, है ना। 18 नंबर प्रश्न अथवा में है, देखिए क्या है प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है हाइड्रोजनीकरण। ये देखिए, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, भी आया है ना। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, PYQ। ये आपका PYQ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछ चुका है ना। वही क्वेश्चन है आपका 2016 का है, 2016 का क्वेश्चन है, ये जान लीजिए, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग लिखे, इसका औद्योगिक उपयोग लिखे। ये पिछले बार यानी कि 2024-25 में ये आपका क्या बोलते हैं, SA1 एग्जाम में, माध्यमिक एग्जाम में पूछा गया था, अर्धवार्षिक परीक्षा में। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन असंतृप्त वसा में हाइड्रोजन मिलाने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। उपयोग क्या है? वनस्पति घी में, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, यह भी प्रश्न पूछा गया था। साबुन की स्वच्छता क्रिया को चित्र सहित समझाए। साबुन की स्वच्छता क्रिया को चित्र के सहित समझाने बोल रहा है। चलिए हम देखिए, उसके बाद चित्र। साबुन के अणु का एक सिरा जल से और दूसरा सिरा तेल गंदगी से जुड़ता है, जिससे गंदगी घिर कर पानी में बह जाती है ना। इसका देखिए, इसका चित्र बोला है, तो यहाँ देखिए चित्र इसका देखिए। इस प्रकार से इसको ऐसे कर दे, इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए, यह हो जाएगा तेल का, और यहाँ पे और यहाँ इधर गंदगी साफ करता है, गंदगी को साफ करता है। इधर गंदगी को साफ करता है, इधर एक सिरा को, है ना। चलिए, यह था आपका चित्र। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या है? 19 नंबर, परागनलिका का बीज खंडन की ओर बढ़ाना किस प्रकार का अनुवर्तन है? किस प्रकार अनुवर्तन? रसायन अनुवर्तन, है ना। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। चलिए देखिए, 20 नंबर प्रश्न क्या है? एक कोशिकीय जीव प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि द्वारा होती है? किस विधि द्वारा होती है? बहुविभाजन द्वारा होती है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है क्या? चिपकू आंदोलन गढ़वा के किस गांव से संबंधित है? गढ़वा किस गांव से संबंधित है? चिपकू आंदोलन गढ़वा के रेणु गांव से संबंधित है, जो कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ? उत्तराखंड में है। बाईस नंबर प्रश्न देखते हैं क्या? कुछ बहुकोशिकीय जीव तंत्रिकीय संरचना के बजाय रासायनिक संरचना का उपयोग क्यों करते हैं? चलिए देखते हैं। कुछ बहुकोशिकीय जीव में तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं या अविकसित होते हैं, इसलिए वे शरीर के विभिन्न भागों में संदेश पहुंचाने के लिए हार्मोन जैसे रासायनिक पदार्थ द्वारा संरचना करते हैं। रासायनिक संरचना धीमा होता है, लेकिन दीर्घकालीन प्रभाव डालता है। यह प्रश्न भी पिछले बार माध्यमिक परीक्षा में पूछा गया था, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चित्र का निरीक्षण कीजिए और उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। क्या है चित्र? यहाँ पे होगा
नहीं है तो क्वेश्चन का इस प्रक्रिया में क्या लाभ है, इस प्रक्रिया क्या लाभ है, इस प्रक्रिया से जीव तेल की संख्या बढ़ाते हैं, साथी की आवश्यकता नहीं होती है ना, साथी की आवश्यकता नहीं होती है। यह देखिए, यहाँ पे चित्र है, देखिए माता जीन और यह नया जीन, नर जीन बोल सकते हैं, कली। देखिए इसमें बोला है क्या, देखिए इधर, जीव तेजी से संख्या बढ़ाते हैं, इसमें तेजी से संख्या बढ़ा, साथी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें यहाँ पे मनुष्य में नर और मादा की आवश्यकता होती है, नर और मादा की आवश्यकता होती है, इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती। नर भी कलीब होता है और मादा भी कलीब होता है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए यह तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर, वे दो तरीके बताए जिसमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। दो तरीके बताने बोल रहे हैं, कौन कौन, देखते हैं चलिए। यह मिट्टी और जल को प्रदूषित करते हैं, यह भोजन श्रृंखला में जाकर जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये समझ गए। यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अगर पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए और मैसेज कीजिए, एडमिन को मैसेज कीजिए, मुझे पीडीएफ चाहिए, कौन क्लास का कौन सा ईयर का, मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। जिन की कोई 3 विशेषता लिखिए, जिन की कोई 3 विशेषता लिखिए बोल रहे हैं। जिन वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है, जिन वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है, जिन डीएनए के बने होते हैं, जिन माता पिता से संतान में आते हैं, माता पिता के द्वारा संतान में आता है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गंगा जल के प्रदूषण के कोई 3 कारण लिखने बोल रहे हैं, गंगा जल के प्रदूषण के कोई 3 कारण लिखने बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कारण है। देखिए, उद्योगों का गंदा पानी, घरेलू कचरा और नालियाँ, धार्मिक गतिविधियाँ। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 27 का ए नंबर। मानव हृदय में 4 कक्ष होने का क्या लाभ है, 4 कक्षन होने का क्या लाभ है बोल रहे हैं, क्या लाभ देखते हैं। 4 कक्षन होने से शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में नहीं मिलते और शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, चलिए 27 कभी देखते हैं। फेफड़े से ऑक्सीजन ऊतक तक कैसे पहुंचती है, ऑक्सीजन फेफड़े से रक्त में मिलती है और रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न ऊतक तक पहुंचती है ना। चित्र देख लीजिए आप लोग, देखिए इस प्रकार फेफड़ा से रक्त से हृदय से शरीर के कोशिकाओं तक। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।